नमस्कार विद्यार्थियों, सभी इतिहास के जानकारों, इतिहास के में रुचि रखने वालों, इतिहास को एक प्रश्न के रूप में, मानव विकास की प्रक्रिया के रूप में देखने वालों का मैं सीमा चारण, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज सेकेंड ईयर या द्वितीय वर्ष की कक्षा में जो सेकंड पेपर है आपका विश्व का इतिहास, जिसके कुछ प्रमुख विषय उसमें दिए गए हैं, उन्हीं का एक प्रकरण औद्योगिक क्रांति, उसके कारण क्यों वो इंग्लैंड में ही हुई, किस किस उद्योग को औद्योगिक क्रांति ने किस तरीके से उसमें आविष्कार हुए, इस पर हमने एक टॉपिक ले लिया था। अब हम आते हैं औद्योगिक क्रांति के परिणामों पर। विल ड्यूरा ने कहा है कि मानव इतिहास में दो ही खोजें हुई हैं, एक तो पहिए की खोज जिसके कारण मनुष्य की स्पीड बढ़ गई, सामान और मनुष्यों को यहाँ से वहाँ लाने ले जाना आसान हो गया, और दूसरा वो बताते हैं औद्योगिक क्रांति। इस क्रांति ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था को, उद्योग व्यापार को ही प्रभावित किया, इसने तत्कालीन यूरोप के बहाने धीरे धीरे पूरे विश्व के जीवन के सभी पक्षों को, चाहे वो समाज हो, अर्थव्यवस्था हो, राजनीति हो, सभी को किसी न किसी रूप में प्रभावित ज़रूर किया। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर पड़ा। सभी हिस्सों को उसने प्रभावित किया और समाज का कोई भी ऐसा भाग नहीं था जो इससे अछूता रह गया हो। जहाँ एक तरफ इस क्रांति से एक पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ जो कारखाने के मालिक होते थे, जो इन्वेस्ट किया करते थे, वहीं निम्नतम वर्ग जो मजदूर वर्ग होते थे यहाँ शोषित के रूप में आए, शोषित, और एक हो रहे थे शोषण उनका करने वाले। और धीरे धीरे मजदूर वर्ग के लोगों को भी लगा कि हम क्यों बार बार इतनी मेहनत करने के बावजूद भूखे पेट रह रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने संगठन बनाने शुरू किए, अपने उपाय ढूंढने लगे। बहुत अधिक उत्पादन होने के कारण उत्पादक जो देश हुए करते थे उनको बाज़ार की ज़रूरत पड़ी, तो उपनिवेशवाद की एक नई दौर जो है वो शुरू हो गई। इसके पूरे मुख्य परिणाम जो हैं, महत्वपूर्ण जो हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला परिणाम तो ये था कि आर्थिक प्रगति जो है वो बढ़ती चली गई। सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था, तो जाहिर है ब्रिटेन में सबसे अधिक प्रभाव इस क्रांति का पड़ा। औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। वस्तुओं का उत्पादन, जो भी सामान थे, खासकर सूती वस्त्र का उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ा। इसमें कपड़ा उद्योग का इस वृद्धि में बहुत बड़ा हाथ था। उद्योगपतियों को लाभ भी काफ़ी मिलने लगा। 1820 से 25 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन 40% के आसपास बढ़ा, हालांकि मजदूरों का वेतन सिर्फ 5% बढ़ा। ये जो उत्पादन में वृद्धि हुई, इसके कारण पैसा कहाँ लगने लग गया? औद्योगिक विकास में, तकनीकी विकास में। ना सिर्फ उत्पादन बढ़ा बल्कि तकनीकी विकास बढ़ा, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। एक समय ऐसा आया कि ब्रिटेन को जो है संसार की फैक्ट्री या संसार की उद्योगशाला कहा जाने लगा। 19वीं सदी में इंग्लैंड पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर छाया रहा, जिसके कारण ब्रिटेन की आय में वृद्धि हुई। ये तो आए इंग्लैंड की आय में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। अब उसके बाद एक और जो प्रभाव हुआ वो हुआ कि नए नए शहर बने और शहरों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। कारण क्या थे? तकनीकी विकास हुए, भारी मशीनें बनी, इसके कारण फैक्ट्रियां जो हैं वो अलग नई नई जगहों पर स्थापित होने लगी। और जहां फैक्ट्रियां थी वहां रोज़गार की तलाश में कौन आने लगे? जो खेतों से बेच चुके मजदूर थे, जो खेती बाड़ी के रूप में काम किया करते थे, वो सब इन शहरों की तरफ आए। तो जब रोज़गार देने वाले और रोज़गार पाने वाले सभी एक जगह इकट्ठा होंगे तो वहाँ जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसके कारण अर्थव्यवस्था का आधार बदल गया। पहले इंग्लैंड की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती थी और वहाँ खेती बाड़ी किया करती थी, लेकिन अब जो है अधिकांश जनसंख्या शहरों में रहने लग गई और उद्योग के सहारे आर्थिक जीवन चलने लगा। 1820 तक इंग्लैंड की जनसंख्या का 1/3 भाग शहरों में रहता था। वो संख्या 30 साल बाद यानी 1850 तक आधी हो गई। शहरों का तीव्र गति से विस्तार हुआ। नए नए शहर पनपे, लंकाशायर, मैनचेस्टर, लिवरपूल, शेफील्ड जैसे नए नए शहर यहाँ पनपने लग गए।
लेकिन जब नए नए शहर बनेंगे इतनी गति से तो नई नई समस्याएं भी आएंगी। अनियंत्रित विकास किया गया, जहाँ रह रहे हैं मज़दूर वहाँ उन जगहों में थोड़ा बड़ा घर हो ताकि रोशनी मिले, हवा मिले। ऐसी बस्तियाँ तो बसी नहीं। जहाँ मज़दूर रहते थे वहाँ गंदगी थी ज़बरदस्त, अस्वास्थ्यकर जीवन में परिस्थितियों में ये लोग रहा करते थे। ऐसी अवस्था में धीरे धीरे कि भाई पहले तो मज़दूरों की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था। शहरवासी जो पूंजीपति लोग थे वो दूर रहते थे मज़दूरों की कॉलोनी से, लेकिन जब इन संक्रामक कुछ रोग फैले तो उन्हें पता चला कि गंदगी के कारण संक्रामक रोग अधिक तेज़ी से फैलते हैं। तो ये मांग उठने लगी कि मज़दूरों की बस्तियों की भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो इस पर्पज़ से शहरों में म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिकाएँ जो हैं वो स्थापित होने लग गई। और आज जो है पूरे विश्व में, हम हमारे देश में भी देखते हैं कि जगह जगह शहर के स्वास्थ्य सफाई के लिए, वहाँ रोशनी की व्यवस्था के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ या नगर पालिकाएँ, नगर परिषदों की स्थापना होती है। इनको डॉक्टर और अस्पतालों का प्रबंध भी तब करना पड़ता था। शहर में आबादी बढ़ने के कारण कई राजनीतिक आंदोलन भी बने, इसको हम थोड़ा सा आगे बताएंगे। इसके अलावा परिवहन के साधनों में वृद्धि हुई, उत्पादन के तत्व एक रूप हो गए, जिससे क्रांति के कारण ब्रिटेन के जो सारे स्थान थे वो एक दूसरे के निकट आ गए। तो इसके कारण पहले राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला और फिर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा मिला। अब अगला जो अपना बिंदु आ रहा है वो ब्रिटेन की जनसंख्या में वृद्धि। ये वृद्धि क्यों हुई? सबसे बड़ी चीज़ तो उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे मिल मालिकों को लाभ हुआ। तो धीरे धीरे जनसाधन का जीवन स्तर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ऊंचा उठा, इस कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। 1700 से 1800 के बीच में इंग्लैंड की जनसंख्या में 30 लाख की वृद्धि हुई। हर साल वैसे 100 सालों में 10 लाख की होती थी, इस बार उसकी तिगुनी अधिक वृद्धि हुई थी। इसके दो मुख्य कारण थे। पहली चीज़ तो ये थी कि कृषि में और उद्योग धंधों में टेक्निक जो है वो बहुत अधिक डेवलप हो चुकी थी। कृषि का उत्पादन बढ़ने के कारण लोगों को भोजन मिलना अब आसान हो गया। ऐसा नहीं था कि जब अकाल हो तो लोग भूखों मरें। दूसरा था जीवन स्तर ऊंचा उठ गया था, स्वास्थ्य सेवाएं बहाल होने लग गई थी। मैंने बताया म्यूनसिपैलिटीज़ की स्थापना होने लग गई, तो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जैसे बच्चे पैदा होने के बाद मर जाया करते थे, औरतों की भी प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाया करती थी, उसकी दर में गिरावट आई। तो जब बाल मृत्यु दर में गिरावट आई और कृषि के उत्पादन में वृद्धि आई तो इनके कारण देश की जनसंख्या में वृद्धि हुई। और ऐसा नहीं है कि जनसंख्या में सिर्फ वृद्धि हुई, जनसंख्या का पुनर्वितरण भी हुआ। 18वीं सदी तक इंग्लैंड का दक्षिण पूर्वी हिस्सा महत्व का समझा जाता था और स्कॉटलैंड को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण ये जो हिस्से हैं, स्कॉटलैंड है, उत्तरी इंग्लैंड है, जहाँ कोयले और लोहा मिलने लग गए, तो सारी जनसंख्या जो है अब इन क्षेत्रों में बसने लग गई और ये क्षेत्र जो है अब विकसित समझे जाने लगे। अब अगला अपना बिंदु आता है कारखाना प्रथा का विकास। कारखाना पद्धति, मेन जो औद्योगिक क्रांति की हम बात करते हैं तो वो यही है कि पुराने समय में उत्पादन जो हुआ करता था वो शिल्पी जो है वो अपने घरों में या आपस में मिलजुल करके किसी स्थान पर किया करते थे, अधिकांशतः घर में ही होता था। उसकी जगह अब फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों के सहारे प्रोडक्शन या उत्पादन होने लगा। इसके कारण क्या था, पुराने समय में शिल्पी जो थे कम मात्रा में थे, माल की मांग ज़्यादा थी, तो इसके कारण वो अपनी कुछ शर्तें रख दिया करते थे, अच्छा जीवन बिताया करते थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण इन शिल्पियों की सबसे अधिक दुर्दशा हुई। कच्चा माल पहले उन उद्योगपतियों से मिलता था, औजार अपने थे। औद्योगिक कारखाने ने क्या कर दिया, सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, फैक्ट्री पद्धति शुरू हो गई, कारखाना पद्धति शुरू हो गई। अब मज़दूर जो है अपने मालिक के मकान में ही जाते थे, उनकी देखरेख में माल तैयार करते थे, ना उनके पास कुछ कच्चा माल था ना औजार था। दूसरा, अब पहले तो क्या होता था, जैसे कपड़े का बुनकर है, जो अच्छा कपड़ा बुनेगा उसकी मांग भी ज़्यादा होगी और उसके जो है अच्छा कुशल काम की वेतन भी ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन मशीन तो इकसार अच्छा कपड़ा इंसानों से बेहतर बुनने लग गई, तो अगर आपको काम अच्छा आता है तो उसका कोई भी मूल्य या वैल्यू नहीं रह गई, क्योंकि उत्पादन किसके द्वारा हो रहा है, मशीनों के द्वारा। तो मज़दूरों की, शिल्पियों की स्वतंत्रता बिल्कुल समाप्त हो गई। उनके पास सिर्फ क्या रह गई, श्रम शक्ति, जिसका दाम कौन तय करते थे, कोई शिल्पी नहीं, मजदूर नहीं, मालिक तय किया करते थे।
यहाँ जो है अगला जो बिंदु अपने आ रहा है कि कारखाना पद्धति में मालिक और मजदूर के बीच एक नया रिश्ता उभरा। पहले क्या हुआ करता था, शिल्पी हुआ करते थे, क्योंकि मजदूर हम उनको नहीं कहेंगे, शिल्प उनका अच्छा था, तो वहाँ जो है अपनी मेहनत से मजदूरी से लाभ उठाते थे, दोनों के बीच रिश्ते भी अच्छे हुआ करते थे। मज़दूरों को स्वतंत्रता थी जिसके कारण वो लाभ उठा सकते थे। अब मज़दूरों की ये रही सही स्वतंत्रता, अगर वो कुशल है अपने काम में तो वो सारी चीज़ें अब मायने नहीं रह गई थी। मज़दूरों की स्थिति जो है वो दयनीय होती चली गई। मालिक के लिए मज़दूर और मशीन दोनों एक जैसे थे, क्योंकि उनसे उनको मुनाफा कमाया जा सकता था। मशीन का मज़दूर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने लग गई। मशीन ख़रीदने में पैसे लगते हैं, उसको बदलने में भी पैसे लगते हैं, लेकिन मज़दूर बदलने में कोई भी पैसे लगते नहीं थे। तो उद्योगपति जो थे मज़दूरों की सुख सुविधा पर कोई भी ध्यान नहीं दिया करते थे। अब अगला अपना बिंदु इसी से जुड़ा हुआ है कि कारखानों में मज़दूरों की स्थिति क्या थी। मालिक क्या चाहते थे, कम से कम हम वेतन दें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। इस चक्कर में मज़दूरों के शोषण में वृद्धि हुई। यहाँ अनुशासन इतना ज़्यादा था, मशीन की तरह जो है मज़दूरों को काम करना पड़ता था। इंस्पेक्टर्स या निरीक्षक हुआ करते थे फैक्ट्रीज़ में, वो देखरेख किया करते थे। उनको निश्चित समय पर काम शुरू करना पड़ता था और जब कहते थे तब बंद करना पड़ता था। और जो मशीन की गति है, जैसे उत्पादन का सामान बन के आ रहा है तो उसको इकट्ठा करना मशीन की स्पीड से ही करना पड़ता था। यहाँ तक कि खिड़की खोलने पर या कोई हाथ पांव धोए पसीना हो तो, इसके अलावा सीटी बजाने या गंदा रहने पर भी उनको सज़ा मिलती थी, तनख्वाहें उनकी काट ली जाती थी, नौकरियों से उनको निकाल दिया जाता था। उद्योगपतियों के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की फिराक में मज़दूरों का शोषण शुरू हो गया। अब यहाँ जो है इन फैक्ट्रीज़ में अच्छे कुशल श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। मशीनों से प्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ उसको मशीन चलाना बंद करना या जो प्रोडक्शन आ रहा है उसको इकट्ठा करना, यही काम था। तो पुराने जो कारीगर थे उनकी तो रोज़ी रोटी छिन गई, जो अच्छा काम करते थे। मज़दूरों को बहुत कम, उनको ये तो कह सकते हैं कि हम कृषि की अपेक्षा तो पैसा ज़्यादा मिलता था, लेकिन कृषि जब करता है कोई भी किसान तो उसके साथ साथ उसकी कई सारी आय के स्रोत होते हैं। खाने का सामान उनको फ्री में मिल जाता है, उनको लकड़ियाँ फ्री में मिल जाती थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, हर चीज़ के उनको पैसे देने पड़ते थे। खेती बाड़ी करने वाले के मकान भी उनके पास होते थे। यहाँ शहरों में उनको मकान का किराया भी देना पड़ता था। तो ऐसे में क्या हुआ कि तनख्वाह तो थोड़ी बढ़ी और खर्चा ज़्यादा बढ़ गया। तो मज़दूरों के लिए उनके परिवार का पालन पोषण भी मुश्किल हो गया। कारखानों में मशीन की तरह काम हुआ करता था, तो इसमें क्या हुआ करते थे, बोरिंग होने लग गया। मज़दूरों को रोज़ी मिलेगी या नहीं, शुरुआत में फैक्ट्रीज स्थापित हुई, कई बार वो फैक्ट्री चलती थी, कई बार नहीं भी चलती थी, तो यह अनिश्चित था। जिस दिन काम नहीं मिला मज़दूर खुद और उसका परिवार भूखों मरा करता था। कारखानों में काम करने वाले लोग संगठित नहीं थे, वो अपने आप पर्सनली मिल मालिक से बात करते थे, तो उनका पूरा शोषण हुआ करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मज़दूरों की जो स्थिति है औद्योगिक क्रांति से पहले और उसके बाद में दिन रात का अंतर आ गया। उनकी जो दिनचर्या है वो नीरस हो गई, बोरिंग हो गई। जो अतिरिक्त आय खेती में हुआ करती थी वो बंद हो गई। खेती बाड़ी में तो मौसम आता है तो कभी बीज बोते हैं, कभी फसल काटते हैं, कभी पानी पिलाते, अलग अलग मौसम में अलग अलग काम। यहाँ तो उनको मशीन की तरह 12 महीने 24 घंटे एक जैसा ही काम करना पड़ता था। अब यहाँ मज़दूरों की तो स्थिति खराब हुई ही हुई। एक और चीज़ जो उभर कर के सामने आई, जो कि मानव इतिहास का आप स्याह पक्ष या काला पक्ष कह सकते हो। मज़दूरों को मजदूरी भी ज़्यादा देनी पड़ती थी। दूसरा, जो मशीनें हुआ करती थी उनमें बहुत कम जगह होती थी, तो वहाँ पूरा बड़ा इंसान, वयस्क इंसान सफाई नहीं कर सकता था। तो ऐसे में मिल मालिकों को लगा कि क्यों ना हम छोटे बच्चों से ये काम करवाएं। तो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी काम पर लगाया जाता था, क्योंकि ये कम मजदूरी में काम कर रहे हैं और मैं बता रही हूँ कि मशीनों के बीच में जगह साफ आसानी से कर सकते थे। इसके कारण छोटे बच्चों के शोषण में वृद्धि हुई। यहाँ क्या हुआ, बच्चों से जब मजदूरी करवाई जाती थी तो ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में छोटे छोटे बच्चों से 17-17, 18-18 घंटे काम लिया जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कई मानवीय पक्ष रखने वाले लोग भी थे, सुधारक भी थे, उनको ये चीज़ें देखी जब उन्होंने, तो उनकी आत्मा उनको
झकझोरने लगी। इसके अलावा कुछ उद्योगपति थे, उन्होंने भी सुधार के लिए प्रेरित किया। तो ऐसा किया गया, कई सारे कारखाना एक्ट पारित हुए। इसमें दो मैं बता रही हूँ। 1802 का कारखाना एक्ट था, उसमें कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक लगा दी गई। लेकिन ये जो है, इसमें निरीक्षक जो है उनकी कुछ मिलीभगत होती थी, टाइम पर फैक्ट्री का निरीक्षण नहीं होता था, तो ये एक्ट कुछ ज़्यादा बच्चों की मदद करने में काम में नहीं आया। 1833 में एक प्रभावी फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। उसके कारण क्या किया कि सूती मिलों में 9 साल से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं रखा जाएगा, और 9 से 12 तक साल के जो बच्चे हैं उनको सप्ताह में 40 घंटे से ज़्यादा नहीं काम कराने का प्रावधान किया गया, और बाल श्रम एक तरह से आप कहें अवैध घोषित हो गया। अब सामाजिक स्थिति पे हम आ जाते हैं। पहले समाज जो है 3 वर्ग तो क्या थे, एक तरफ तो था ज़मींदार जो वर्ग हुआ करता था, सामंत वर्ग, और दूसरी तरफ भूमिहीन जो कृषक थे वो हुआ करते थे। अब समाज में नए वर्गों का उद्भव हुआ। पहला वर्ग तो वो था जिन्होंने अपने पैसे का निवेश किया, अपने समय का निवेश किया और बड़े बड़े उद्योगों की, कारखानों की स्थापना की। ये वर्ग पूंजीपति वर्ग कहलाया। दूसरा वर्ग वो था जो इन कारखानों में निरीक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में, आप कहो क्लर्क के रूप में, बैंकों में काम करने वाले इंजीनियर्स छोटे मोटे, ये सारे जो हैं वो मध्यम वर्ग के रूप में उभरे। और जो सबसे समाज के निचले स्तर पर और सबसे दुखी जो वर्ग था वो था सर्वहारा या मजदूर वर्ग। अब पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग, इनके बीच न तो कोई सामाजिक संबंध था, न सहानुभूति थी। राजनीतिज्ञ थे एक प्रसिद्ध ब्रिटेन के डिज़रेली, उन्होंने कहा कि पूंजीपति अपना धन बढ़ाते चले गए और गरीबों का जीवन दुखमय होता चला गया। ऐसे में पूंजीपतियों ने तो स्वार्थ को अपना आदर्श घोषित किया, और सर्वहारा वर्ग जो है उन्होंने अपने संगठन बनाने शुरू किए। और मजदूरों की इस दशा पे थोड़े सा बाद में आते हैं। एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यहाँ है एक स्वतंत्र व्यापार की नीति, जिसको कि अंग्रेजी में लेजर फेयर का नाम दिया गया, इसका प्रतिपादन किया। इस नीति के क्या मुख्य नियम हैं बताते हैं। ये कहा गया कि राज्य को उद्योगपतियों में या कोई अगर उद्योग लगाना चाहे, व्यापार वाणिज्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे। जिन उद्योगपतियों ने पैसा कमाया औद्योगिकीकरण के कारण, उनका ये विचार था कि स्वतंत्रता के कारण धन की वृद्धि होती है। वे एक मानते थे कि सरकार को उद्योग धंधों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, हर इंसान को अपनी इच्छा अनुसार मुनाफा कमाने के लिए छोड़ दिया जाएंगे, तो क्या होगा, सारे समाज का भला होगा। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी बात है, वो ये कहते थे कि सरकार जो है मजदूरों की तनख्वाहें फिक्स कर देंगी तो हमारे हितों पर आघात होगा। उनका कहना था कि मजदूर जितना चाहे काम कर सकते हैं मजदूरी के लिए, सरकार सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखे, उसे संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए हमारे, और शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। समाज के निम्नतम तबके का जीवन स्तर उठाने के लिए कानून बनाने का काम सरकार का नहीं है। अब मजदूरों के बारे में हम आ जाते हैं कि जब उनकी स्थिति बिगड़ने लगी तो उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किए। मशीन के आने के बाद घरेलू उद्योग धंधे समाप्त हो गए, गाँव के लोग शहरों में काम करने के लिए आने लगे। यहाँ भी ऐसा नहीं कि 12 महीने काम मिलता हो, बेकारी की समस्या का सामना करना पड़ता था। मशीनें नहीं आ गई तो नए उद्योगपतियों ने पुराने मजदूरों को हटा दिया। तो शुरुआत में तो मजदूरों ने क्या किया बच्चों, जाकर उनको लगा ये मशीनें हमारे दुश्मन है, तो उन्होंने मशीनों को तोड़ना शुरू कर दिया। तो पूंजीपतियों ने जो है सरकार पर दबाव बना करके एक नया एक्ट बनवाया 1812 में। ये एक्ट सुन लो, बहुत ही हास्यास्पद आप कह सकते हो कि अगर कोई मजदूर मशीन तोड़ता था तो उसको मौत की सज़ा दी जाती थी, यानी इंसान को मारने जितनी कठोर सज़ा मशीन को तोड़ने पर दी जाती थी। ये मानव सभ्यता का एक चरण ऐसा भी था। धीरे धीरे मजदूरों को लगने लगा कि मशीनों को तोड़ने से स्थिति नहीं सुधरेगी, हमें मालिकों से जो है सहानुभूति लेनी होगी। तो इसके कारण उन्होंने कहा, अपनी एप्लीकेशन दी, निवेदन किया, लेकिन जब इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उन्होंने पार्लियामेंट के नाम सैकड़ों अर्जियाँ लिखी, और इसके कारण एक आंदोलन बड़ा फेमस हुआ जिसको कि चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं। फैक्ट्री कानून बनने लगे थे, मैंने बताया 1802 का 33 था, लेकिन इससे भी मजदूरों की दशा में कोई ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं था। तो इन लोगों ने, इंग्लैंड के मज़दूरों ने मताधिकार के लिए कि हमको भी जो है वोटिंग राइट्स, उस वक्त मज़दूरों को
वोटर नहीं माना जाता था। तो इसलिए अपने को वोटर के रूप में पंजीकृत कराने के लिए इंग्लैंड के मजदूरों के बीच में चार्टिस्ट आंदोलन लोकप्रिय हुआ। इसकी कुछ मांगे मैं बताती हूँ। हर पुरुष को मताधिकार दे, हर पुरुष, वयस्क पुरुष को, स्त्री को नहीं। यहाँ ये भी सुन लो, औरतों को अभी भी निम्न श्रेणी का नागरिक समझा जा रहा है। कॉमन सभा के सदस्यों को तनख्वाहें मिले, उम्मीदवार जो है उनके लिए संपत्ति की अनिवार्यता खत्म हो ताकि मजदूरों में से भी चुना जाए। एक सबसे बड़ी चीज़ इस आंदोलन की मांग थी कि जो वोटिंग है तब तक गुप्त रूप से नहीं होती थी, उनको वोट दिखाना पड़ता था कि किसको वोट उन्होंने दिया है। चार्टिस्ट आंदोलन की मांग थी कि गुप्त मतदान हो ताकि पूंजीपति लोग जो है मजदूरों को डरा धमका नहीं सके। धीरे धीरे 19वीं सदी तक आते आते चार्टिस्ट आंदोलन की लगभग सारी बातें मान ली गई। पुरुषों को मताधिकार दिया गया और गुप्त मतदान या बैलेट मतदान की प्रथा शुरू हो गई। अब अपना अगला आ रहा है समाजवादी विचारधारा का उदय। मजदूरों की जो बुरी स्थिति मैं बता रही हूँ, उनको 17-17, 18-18 घंटे काम करना है मशीन की तरह। वो हाथ मुँह नहीं धो सकते, गंदा रहें तो उनकी तनख्वाहें कट जाती है, सीटी नहीं बजा सकते, कारखाने की खिड़की नहीं खोल सकते। इस तरह से उनको जो है एक बहुत ही दमनकारी यंत्रणापूर्वक वातावरण में काम करने के लिए मजबूर किया गया। तो जब मजदूरों की दुरावस्था पर कुछ सुधारकों का ध्यान दिया गया तो उन्होंने एक नई विचारधारा का प्रतिपादन किया, जो विचारधारा समाजवादी विचारधारा कहलाई। उन्होंने देखा कि जब तक पूंजीवादी व्यवस्था का अंत नहीं होगा और उत्पादन के साधन जितनी भी फैक्ट्रीज़ है उस पर समाज का अधिकार नहीं होता, तब तक गरीबी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। जहाँ पूंजीवादी व्यक्तिवाद के सिद्धांत पर जोर देते थे, मजदूर को समर्थक जो थे वो समाजवाद के सिद्धांत पर जोर देने लगे। और समाजवाद को वास्तविक अगर किसी ने जामा पहनाया तो वो था बड़ा ही प्रसिद्ध सुधारक कार्ल मार्क्स, और उनके साथी एक थे फ्रेडरिक एंजल्स। इन्होंने मिलकर वैज्ञानिक समाजवाद की स्थापना की। जब कार्ल मार्क्स का उदय हुआ यूरोप में, तब पूरा यूरोप औद्योगिक क्रांति की बुराइयों से ग्रसित था। जगह जगह कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की दुर्दशा देखी, कष्टमय अवस्था देखी, उसका उन्होंने विश्लेषण किया और उसका अंत करने के विचार से उसने इतिहास, दर्शन और अर्थशास्त्र, इन तीनों विषयों का बहुत गहरा अध्ययन किया। उसने बताया कि मजदूरों की जो मेहनत है उसका ही उद्योगपति फ़ायदा उठाते हैं और पैसा कमाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मजदूरों को इकट्ठा होना चाहिए और उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार कायम करना चाहिए। और पुरानी जो सरकार है, जो कि पूंजीपतियों की सरकार है, इसकी जगह सर्वहारा वर्ग की सरकार स्थापित होनी चाहिए। उसका प्रसिद्ध नारा है, वो आपको ज़रूर मैं बताना चाहूँगी। 1847 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उसने आह्वान किया कि दुनिया के सारे मजदूरों, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी हथकड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स ने बताया कि पूंजीवाद की इतनी इंटरनल कमज़ोरियां हैं कि उसके कारण उसका पतन होना अवश्यभावी है। इसलिए इस पतन को जल्दी लाने के लिए मजदूरों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और उत्पादन के साधनों पर अधिकार जमाना चाहिए। कार्ल मार्क्स ने ही सामाजिक क्रांति का कार्यक्रम उपस्थित किया और मजदूरों को संगठित होकर आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों, ये था औद्योगिक क्रांति के मुख्य परिणाम, जहाँ समाज कई सारे हिस्सों में बंट गया। पूंजीपति सर्वहारा वर्ग, उत्पादन के साधन नए आए, औद्योगिक जो विकास है उसकी दर बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई, साथ ही साथ अपने कच्चा माल प्राप्त करने के लिए और बना हुआ माल बेचने के लिए यूरोप के देशों में जो है उपनिवेशवाद की एक नई होड़ शुरू हो गई। ये प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप से औद्योगिक क्रांति का ही परिणाम था। आशा करती हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और रुचिकर भी लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।